हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.1 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं जो हमें नंबर्स दिए हुए उनके। सबसे पहले है 12, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। ये हो गए 12 के। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब 15 के, तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, 3 5 are 15 और 5 1 are 5। वैसे 21 का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये भी सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा फिर 7 से। ठीक है, अब हम इनको लिख लेते हैं। 12 यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 2 3। 15 के हो गए 3 और 5। और 21 का हो गया 3 और 7। तो इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए देखिए क्या है इनमें कॉमन, ये वाला 3। ठीक है, सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है जो इन सब में कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम के लिए जो भी कॉमन नंबर है वो लिख के बाकी के सारे नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। 5 गुना 7, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 420। ठीक है, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 और ये इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 23 29, तो तीनों ही ऐसे नंबर है जो कि किसी और टेबल में नहीं आते। ठीक है, सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। 17 एकम 17 और इसी तरीके से 23 का करेंगे, 23 एकम 23 और 29 का इसी तरीके से 29 एकम 29। जब हम इसके भाजक लिख लेंगे, 17 का हो जाएगा 17 गुणा 1, 23 का हो जाएगा 23 और 1 और उसी तरह से 29 का 29 और 1। ठीक है, अब देखिए हमें इसका एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ में हमें कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? सिर्फ नंबर 1 इज कॉमन। ठीक है, सिर्फ नंबर 1 ही है जो कि कॉमन है। और एलसीएम के लिए जो नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जो बचे हुए नंबर्स हैं 17 23 और 29, और इन सबको गुणा करने पे हो जाएगा हमारा आंसर 1133 और 9। ये आ गया एलसीएम। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है 8। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करके देखते हैं। 4 बार में जाएगा, फिर ये 2 2 बार में, फिर उस तरीके से 9 का करेंगे जब हम अभाज्य गुणनखंड, तो ये 3 से भाजित होता है। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। और उसी तरीके से 25 का जब हम करेंगे तो ये 5 से। ठीक है, अब हम इनको लिख लेते हैं। 8 के जितने भी हिस्से हुए थे टुकड़े उतने लिख देते हैं। 9 के और 25 के, 5 गुणा 5 और एक एक ये और इसका। ठीक है, एक फैक्टर और बच रहा है तो वो एक भी सब में लिख देते हैं, जिससे कि जब हम एचसीएफ निकालें तो हमें समझ में आ जाए कि क्या चीज़ कॉमन है। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो उसमें 1 कॉमन होता है। ठीक है, 1 जरूर सबके में कॉमन होता है। अब हम एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम के लिए ये तीनों नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा कर देंगे इन सबके फैक्टर्स को, या डायरेक्टली इन नंबर्स को भी लिख के गुणा कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1800, 1800। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, दो नंबर्स हैं जिसका एचसीएफ दिया हुआ है। तो नंबर ए क्या है? नंबर ए हम मान लेते हैं 306 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, और नंबर बी है 657, 657। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। अब हमें इनका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर हम एचसीएफ को एलसीएम से गुणा कर देंगे तो जो कुछ भी उसका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? ए इंटू बी के। यानी जो भी दो नंबर हमने सोचे हैं, जिन भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हम ले रहे हैं
उनको गुणा करने पर भी वही नंबर आएगा जो कि उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने पे आता है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं एचसीएफ की जगह 9, और अभी हम एलसीएम को मान लेते हैं x, और ए की जगह पे आ जाएगा 306 और बी की जगह पे 657। ठीक है, तो अब यहाँ पे x इधर आ जाएगा और 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों ही नंबर है वो 9 से कट रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 की टेबल में ये जाएगा 4 बार, 9 4 जा 36, सॉरी 9 3 जा 27, और फिर उसके बाद 9 4 जा 36, 34 को जब हम 657 से गुणा करेंगे तो जब हम गुणा करके देखेंगे तो उत्तर आ जाएगा 22,338। ठीक है, जब आप गुणा करके देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 34 को 657 से। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि दूसरा नंबर बी क्या है, ये है। ठीक है, सॉरी एलसीएम, एलसीएम क्या है, ये है। ठीक है, अब हमें पता करना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें पता करना है कि कोई सा भी एक ऐसा नंबर जो कि 6 की पावर n है। ठीक है, यानी n की जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो वो होने पे वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है नहीं। तो 0 पे कोई सी भी संख्या जब समाप्त होगी तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे 10 20 30, तो कोई सी भी संख्या जो कि 0 पे समाप्त होती हो उसके लिए जरूरी है कि उसके जितने भी वो होंगे फैक्टर्स 2 और 5 फैक्टर जरूर आना चाहिए उसमें। जब हम उसके फैक्टर्स करेंगे तो उसमें एक अंक होगा 2 और एक अंक 5 जरूर होगा, जब भी वो संख्या जो है 0 पे समाप्त होगी। आप कोई से भी संख्या उठा के उसके बारे में सोच लें 40 50, ठीक है, तो इसमें जरूर इसका एक जो है फैक्टर 2 और एक 5 जरूर होगा। ठीक है, इसके गुणनखंड जब हम करेंगे तो एक गुणनखंड उसका 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि ये है 6n, 6 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले अगर हम 2 से करेंगे, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, तो 6 का जो फैक्टर है 6n, इसको अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2 इंटू 3n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक 2 तो आ गया, लेकिन ये दूसरा अंक क्या है 3, और हमें 0 पे समाप्त होने के लिए क्या चाहिए 2 और 5। ठीक है, 2 भी होना जरूरी है और 5 भी होना जरूरी है। ठीक है, तो हमें 2 तो मिल गया एक गुणनखंड, लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए सिद्ध होता है। ठीक है, अतः संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। हो सकती। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और सवालों के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।